गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 236। 236 क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे मान लो ये जज है। जज कौन सा? कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि आपका कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड बात करता है। ठीक है। अब ये जज कन्विक्ट करेगा एक्यूज को 229 में अगर उसने प्ली ऑफ गिल्ट कर लिया, और 235 में यानी कि अगर आफ्टर एविडेंस आपका करता है। ठीक है, आफ्टर एविडेंस तो यानी कि दो बार कन्विक्ट, दो इनमें से कोई एक ये वाला कन्विक्ट करेगा, ये वाला कन्विक्ट करेगा। अब मान लो एक्यूज जो था वो पहले आपका कन्विक्टेड हो चुका किसी ऑफेंस में, अब आपका दूसरी बार भी उसने ऑफेंस कर लिया। ठीक है, तो क्या उसे सजा बढ़ के मिलेगी? तो अब क्या कहता है ये देखते हैं। इन केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज, अब अगर उसके ऊपर प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज है, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में आपका 211 का सब क्लॉज 7 कहता है कि जब चार्जिंग फ्रेमिंग होगी, ठीक है, आई टेक कॉग्निजेंस ऐसा जज लिखवाएगा, तो उसमें ये भी लिखवाएगा कि इस पे पहले भी एक प्रीवियस केस चल रहा है। The accused does not admit he has previously convicted as alleged. The judge may after the convict। देखो ये वाली बात क्या कह रहा है कि जज आफ्टर द जब कन्विक्टेड होल्ड करेगा तभी आपका इसको इसमें दोषी पाएगा। मतलब मान लो अगर जज ने उसे एक्विटल कर दिया, ठीक है, और ये वाले दो सेक्शंस नहीं लगाए, इसमें उसने कन्विक्टेड नहीं करा, कन्विक्टेड का मतलब यानी कि दोषी नहीं पाया किसको? एक्यूज को। ठीक है, इस दूसरे केस में, इसमें तो हो चुका है वो, इसमें उसे अभी तक पाया नहीं है, कन्विक्टेड होल्ड ही नहीं करा, ना 229 में ना 235 में उसे कन्विक्टेड होल्ड करा ही नहीं, तो क्या जज क्या पहले इससे पे एक्शन ले लेगा? आंसर इज नो, जज उस पर पहले एक्शन नहीं लेगा। क्या लेगा? प्रोवाइडेड इन नो सच शैल चार्ज शैल बी रीड आउट, कोई चार्ज रीड आउट नहीं होंगे बाय जज, और नॉट शैल द अक्यूज बी आस्क्ड टू प्ली, देयर नो शैल बी प्रीवियस कन्विक्टेड बाय प्रोसिक्यूटिंग एनी एविडेंस एड्यूस्ड बाय अनलेस अंटिल द अक्यूज हैज बीन कन्विक्टेड। जब तक ना एविडेंस में लिया जाएगी ये बात कि प्रीवियस कन्विक्शन की, और ना आपका किसी भी केस स्टेज पे नहीं ले आएगी। सिंपल सी बात है, मान लो ये आपका चार्ज फ्रेम में तो आ गया कि प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है ये, ठीक है, बस बात आएगी कि इसके ऊपर पहले भी एक चार्ज चला। अब ये एविडेंस चला, इसे ऐसे नहीं ऐसे समझते हैं। देखिए इससे समझिए, यहां तक आपका अगर मान लो जज ने उसे आपका यहां पर, ठीक है, यहां तक उसके ऊपर बात नहीं चलेगी, एविडेंस में उसके प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड बात नहीं होगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में बस मेंशन हो जाएगा कि इसने पहले भी प्रीवियस कन्विक्शन करा है। मान लो अगर एक्विटल कर रहा है तो बात ही खत्म। ठीक है, तो प्रीवियस कन्विक्शन की बात ही नहीं आएगी, ना एविडेंस में कोई बात आएगी, ना दोनों एविडेंस में कभी कोई बात नहीं आएगी, आर्ग्यूमेंट्स में भी नहीं आएगी। बट जब अगर जज ने आपका 229 में यानी कि कन्विक्शन एक 229 में और 235 में कन्विक्ट करता है, उसके बाद इसके प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड आपको इसे सजा सुनाएगा। या आईपीसी के सेक्शन 75 में भी बात बोली गई है कि अगर कोई पहले प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है तो उसको उस ऑफेंस से थोड़ी बढ़कर सजा मिलेगी। ठीक है, तो बस ये सिंपली बात आपकी ये कह रहा है। ठीक है, तो सिंपली 236 ये कह रहा है कि जब आपका एक्यूज्ड कन्विक्टेड होगा 229 में या 235 में, ठीक है, किसके थ्रू? कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू। ठीक है, तो जज इन दी लास्ट आपका उसके अक्यूज के प्रीवियस कन्विक्शन को उसमें होल्ड करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और सजा सेंटेंस में उसे थोड़ी बढ़ा कर देगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ है नहीं। हाँ, 237 को समझने से पहले देखिए क्या है। 237 कह रहा है कि रीड विद सेक्शन 199 सब क्लॉज 2। ठीक है, अब 237 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। कोर्ट ऑफ सेशन कहता है कि 192 के केसेस में कॉग्निजेंस ले सकता है। 192 कहता क्या कि देखिए कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी कॉग्निजेंस नहीं लेता, कभी भी कॉग्निजेंस है, एक्सेप्ट आपका 199 सब क्लॉज 2 में जो दे रखे हैं। इसमें क्या है कि अगर डेफेमेशन हो जाती है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उनकी, ठीक है, तो उनके पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके केस चला सकता है। ठीक है, तो आप ये 199 2 सब क्लॉज 2 हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन क्या कह रहा है कि प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड 199 2 यानी कि आपका कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस 192 में करेगा। ठीक है, ऑल दैट अगर आपने यहाँ से देखना तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनकी यूनियन टेरिटरी के किसी एडमिनिस्ट्रेटर किसी की हो जाए, डेफिमेशन कर देता है थर्ड पर्सन के आगे, यानी कि उनकी अवमानना कर देता है, तो ठीक है, अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल वारंट केस, वो कैसा प्रोसीजर चलेगा? इसका वारंट केस जैसा प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के अलावा, प्रोवाइडेड अगेंस्ट द होम ऑफेंस, यानी पर अगेंस्ट किसके? अक्यूज की बात कर रहे हैं, अक्यूज के खिलाफ जो हुआ है, it alleged has been committed shall unless the court of session for reason be recorded otherwise be examined as a witness।
अगर उसे ऐसे एग्जामिन कर सकती है कोर्ट विटनेस, ठीक है, किसको, अक्यूज को, ठीक है, वो कोर्ट एग्जामिन कर सकती है विटनेस। इसकी जो प्रोसीडिंग चलेगी वो कैमरा प्रोसीडिंग चलेगी। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर वो मान लो डिस्चार्ज होता है और एक्विटल होता है ऑफ ऑल एनी ऑफ अक्यूज, या तो एक अक्यूजेड तो या बहुत सारे अक्यूजेड तो, इन ओपिनियन देयर वाज नो रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग एक्यूजेशन अगेंस्ट देम और एनी ऑफ देम, इट मे बी ऑर्डर डिस्चार्ज एक्विटल। और ऐसा कुछ होता है तो आपका वो जज जो है वो राइटिंग में देगा, सारा कुछ लिखा है, नॉट पे एनी कंपनसेशन टू अक्यूज्ड और ईच ऑफ अक्यूज्ड वर देयर आर नो मोर देन वन। मतलब सिंपली बात कह रहा है कि अगर वो एक्विटल कर सकता है और आपका इंडियन के लिए, ठीक है। और कह रहा है डायरेक्ट द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस वाज अलेज्ड हैज बीन कमिटेड, जिसके अगेंस्ट हुए। अब इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, बस आपका फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ तो कन्विक्टेड, उसे खत्म कर दिया, एक्विटल कर दिया, यहाँ पर वो कोई कन्विक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कॉज व्हिच मे बी शो बाय द पर्सन, सो डायरेक्ट इफ इट इज satisfied no reasonable for making accusation, it may be reason to record it main and order the compensation not exceeding 1000 रुपीज। मतलब अगर कोर्ट उस पर फाइन लगाएगा तो किससे ज्यादा का फाइन नहीं लगाएगा, 1000 रुपीज से ज्यादा का फाइन नहीं लगाएगा। यानी कि जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये बी आपका प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, ठीक है, और बी ने इसकी डेफेमेशन कर दी। कोर्ट ऑफ सेशन आपका डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा और 237 में इसकी प्रोसीडिंग चलाएगा। कैसे चलाएगा, अगर इसे गिल्टी होल्ड कर दिया बी को तो 1000 रुपीज से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता, ठीक है। द कंपनसेशन अवॉइडेड, और ऐसे ही अवॉइड करा जाएगा जैसे मैजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला क्योंकि कंपनसेशन की पावर जो होती है वो मैजिस्ट्रेट को होती है। नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन वो शैल बी रिकॉर्ड सच रीजन बी एग्जेम्प्टेड और सो सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। अब इसमें यहाँ देखिए कि नो पर्सन शैल बी डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन, सरप्लस फॉर में जो आपका कंपनसेशन बनता है शैल बी रीजन एग्जेम्प्टेड फॉर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका और अदर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाएगा, बट जो इसका प्रोवाइजो है वो प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो ये कह रहा है कि मान लो आपका एक तो ये सिविल सॉरी क्रिमिनल डेफेमेशन का केस तो अलग हो गया, उसमें 1000 रुपीज फाइन लग गया, पर क्या करा कि जो मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था उसने सिविल रिकवरी में भी केस फाइल कर दिया, सिविल सूट भी फाइल कर दिया, क्योंकि कंपनसेशन के लिए तो आपको सिविल में जाना ही पड़ेगा कि आपको नुकसान दिखाना पड़ेगा, टॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जज होगा, जो यहाँ पर कन्विक्शन ये 1000 रुपीज को जब रिवॉर्ड सेट कर रहा होगा, ठीक है, मतलब यानी कि जब अगेंस्ट अक्यूज के पैसा बांध रहे होंगे तो इन 1000 रुपीज को भी आपका कॉग्निजेंस में लेगा, यानी कि दिमाग में लगाएगा ये सिविल जज, ठीक है। जो आपका क्रिमिनल जज ने आपका इसको 1000 रुपीज फाइन लगाया था, कहेगा कि देखो तुम्हें 1000 रुपीज फाइन उसमें भी मिला है, एंड वैसे द पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सब्सटेंस फॉर पे कंपनसेशन में अपील। अब इसकी अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है। When an order of payment of compensation of an accused made, it compensation shall not be paid in the period allowed the presentation of relief present before the court had decided। मतलब आपका यह है कि अपील हैज बीन डिसाइडेड, तब तक उसके लिए आपको रोक सकता है, मतलब जब तक आपकी अपील डिसाइड नहीं होगी उस तक आपको रोक सकता है, ठीक है। सिंपली बात है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।